हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सामान्य अध्ययन का जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहे हैं। जो ये पेपर होगा प्रीवियस ईयर का 2008 का सॉल्व करेंगे हम लोग पेपर। तो फ्रेंड, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इन सभी प्रश्नों को तैयार कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न था, दो सूची दिया गया था, एक तरफ अधिनियम था, एक तरफ प्रमुख विशेषता थी। तो किस अधिनियम का कौन सा विशेषता था, इसका मिलान करना था। तो पहला था आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो ये किससे संबंधित था? तो ये सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का आरंभ इस अधिनियम के तहत हुआ गया था। ठीक है, तो एक आपका हो जाएगा 5। ठीक है, और भारत सरकार अधिनियम 1919 जो संबंधित था, ये प्रांतों में जो है द्विशासन। तो आपका बी तीसरा से सही हो गया था। ठीक है, तो बी तीसरा से था। ठीक है, और भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था वो केंद्र में द्विशासन था। ठीक है, तो सी का आपका चौथा सही हो गया था। और भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 किससे संबंधित था? तो ये दो स्वतंत्र राष्ट्रों भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना से संबंधित था, जो कि आपके इस कूट में नहीं दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका इसमें कोई नहीं मिलता था। ठीक है, ये जो था भारतीय स्वाधीनता अधिनियम, ये संबंधित था दो स्वतंत्र राष्ट्रों भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना से संबंधित था। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका इसमें दे दिया है। इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए था दो राष्ट्रों भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना। ठीक है, तो इसमें कोई कूट सही नहीं हुआ था। आप लोग उसी तरह से याद कर लीजिएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का आरंभ, और भारत सरकार अधिनियम 1919, प्रांतों में द्विशासन। ठीक है, और भारत सरकार अधिनियम 1935, केंद्र में द्विशासन। ठीक है, और जो डी था भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947, दो स्वतंत्र राष्ट्रों भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा था, कथन और कारण करके दिया था। इसमें सही कूट को चुनना था। तो कथन में कहा गया था, पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। तो ये तो सही था बिल्कुल। ठीक है, और अगर कथन कारण दे तो यहाँ बीच में तथा अथवा लगा देने पर अगर सेंटेंस सही बैठ जाता है तो उसका स्पष्टीकरण भी मान लिया जाता है। तो आर था, कारण था, उस प्रस्ताव में सम्मिलित आदर्श पूर्णतः संविधान के प्रमुख में प्रतिबिंबित होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोनों सही है, ए और आर दोनों सही भी हैं, और आर जो है इसका स्पष्टीकरण भी कर रहा है। ठीक है, क्योंकि संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से ही शुरू हुआ था। यही उद्देश्य प्रस्ताव भावी संविधान की रूपरेखा बनी। उद्देश्य प्रस्ताव 7 दिन तक अर्थात 19 दिसंबर 1946 तक गंभीर विवाद के बाद जो है संविधान सभा द्वारा जो है 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये सही भी है और इसका सही स्पष्टीकरण भी है। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे प्रश्न पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, सही नहीं पूछ रहा है। तो पहला था, साइमन कमीशन का काले झंडों तथा तूफानी प्रदर्शन से स्वागत किया गया था। तो ये बिल्कुल सही था। दूसरा था, संविधान के प्रारूपण पर पंडित मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट लखनऊ में हुई सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस में स्वीकार की गई थी। तो ये बिल्कुल सही था। तीसरा था, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ। तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन 1916 में, ठीक है, पारित न होकर के जो है ये 1929 में पारित हुआ था। ठीक है, और लाहौर अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में नहीं हुआ था, इसको याद रखिएगा। और डी भी आपका सही है, 1930 में दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार आपका आंसर सी सही हो जाएगा कि ये सही नहीं है। ये कहाँ पे हुआ था? तो ये लखनऊ लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव। ठीक है, चौथा प्रश्न पूछा गया था, एक दलीय शासन का प्रावधान करता है। तो एक दलीय शासन व्यवस्था क्या क्या प्रावधान करता है, इसको आपको बताना है, सही उत्तर का चयन करना है इन चारों में से। तो पहला था, सरकार में
और अधिक स्थायित्व के लिए एक दलीय शासन जरूरी है, तो ये बिल्कुल सही है। दल और अधिक अनुशासन के लिए, दल में और अधिक अनुशासन के लिए एक दलीय शासन व्यवस्था उपयोगी है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सरकार द्वारा दृढ़ता के लिए, तो ये भी सही है। ठीक है, दल में और अधिक अनुशासनहीनता के लिए, तो अनुशासनहीनता तो यहीं सीधे ही ये गलत हो जा रहा है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। तो किस कोट में सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं, 1, 2, 3 में ये सही है। 5वां नंबर पूछा गया था, भारत एक लोकतांत्रिक गण है, तो बिल्कुल सही है। भारत में एक प्रतिनिधि लोकतंत्र है, तो ये भी सही है। एक लोकतांत्रिक समाज है, तो एक लोकतांत्रिक समाज नहीं है। ठीक है, भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, यह प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। भारत समाजवाद से बचा हुआ है। ठीक है, ये समाजवाद से बंधा हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, लोकतांत्रिक समाज नहीं है, समाजवाद से बंधा हुआ है। ठीक है, तो आपका 1, 2, 4 सही हो जा रहा है इसमें, तो बी ऑप्शन में आपका मिल रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 6वां नंबर प्रश्न पूछा गया था, कथन कारण करके मनरेगा एक कार्य उन्मुखी परियोजना है जो पूरे देश में कार्यान्वित हो रही है, तो ये बिल्कुल सही है। तथा यह परियोजना राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं, तो ये भी सही है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण ये नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो नरेगा है, संबंधी विधेयक जो है 2005 में संसद द्वारा पारित हुआ था। ठीक है, 2 फरवरी 2006 से इस योजना का प्रारंभ किया गया। यह योजना जो है शुरुआती दौर में 200 जिलों और दूसरे चरण में 130 अतिरिक्त जिलों, अर्थात कुल जो है 330 जिलों तथा 1 अप्रैल 2008 से देश के सभी जिलों में लागू की गई थी। ठीक है, तो इसका सही स्पष्टीकरण ये नहीं हो पा रहा है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो काली मिर्च के लिए जो है केरल आपका सर्वाधिक उपयुक्त राज्य माना जाता है। प्रश्नकाल जब यह पूछा गया था, ये 2008 का है, तो उसमें काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता था, परंतु वर्तमान में अगर देखा जाए 2019 और 20 में, तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार जो है काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन वर्ष जो है कर्नाटक रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, कर्नाटक रहा है, ये लेटेस्ट डाटा है, तो इस डाटा को 2019-20 से तुलना कीजिएगा। ये जो डाटा था ये 2008 का था। 8वां नंबर प्रश्न था, सूची दो दिया गया था, एक तरफ पुस्तक था, उसके रचयिता पूछा है। ठीक है, तो मिडनाइट चिल्ड्रन के रचयिता कौन थे? तो मिडनाइट चिल्ड्रन जो है सलमान रुश्दी ने लिखा था, तो आपका ए में 3 सही हो जाएगा। ठीक है, और दी फॉर्च्यून एट द बॉटम ऑफ पिरामिड, तो इसके जो थे सी के प्रहलाद थे। ठीक है, तो बी का आपका सही हो जाएगा चौथा। ठीक है, बी में 4 सही हो जाएगा। और द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, तो ये थे चेतन भगत, इस पुस्तक के रचयिता थे। ठीक है, तो सी का हो जाएगा आपका 2। और घर और अदालत, ये लीला सेठ, घर और अदालत ये लीला सेठ थी, तो डी का आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कूट नंबर आप बी में देख सकते हैं, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1 सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चारों पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग इसको याद रखिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन था, भारत के निम्नलिखित 4 राज्य अधिकतम नगरीय जनसंख्या रखने वाले स्थान पर हैं, निम्न आरोही क्रम में उनका कौन सा एक सही अनुक्रम है? तो आरोही क्रम में पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे कम पहले, उसके बाद उसके ज़्यादा, इस तरह से इसको बैठाना है। तो आप लोग जो है देख लीजिए, डी उत्तर देख लीजिए। पश्चिम बंगाल का था 2,90,93,002 और तमिलनाडु का था 3,49,17,440 और उत्तर प्रदेश का था 4,44,95,063 और महाराष्ट्र का था 5,81,08,259 था। ठीक है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार था। ठीक है,
सबसे अधिक जो है नगरीय जनसंख्या वाला स्थान रखने वाले जो है ये 4 राज्य थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो था महाराष्ट्र का था, फिर उत्तर प्रदेश का था, फिर तमिलनाडु का था, फिर पश्चिमी बंगाल का था। ठीक है, आरोही क्रम में लगाने के लिए बोला था, तो सबसे पहले छोटा आ जाएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। 10वां प्रश्न भी जनसंख्या से ही पूछा था, जनगणना से। उत्तर प्रदेश के अधिकतम जनसंख्या वाले निम्न 4 जिले हैं। निम्नलिखित में से उनका अवरोही क्रम में, अवरोही कह रहा है तो सबसे पहले बढ़ते हुए कौन सा एक सही अनुक्रम है? तो इसमें से आपको लोग देख लीजिए, इलाहाबाद, आजमगढ़। देखिए सबसे ज़्यादा जो है इलाहाबाद है। ठीक है, इलाहाबाद है, फिर आजमगढ़ है। ठीक है, उसके बाद फिर कानपुर आता है। ठीक है, कानपुर आता है, फिर जो है जौनपुर आता है। तो यहाँ पे कोई क्रम सही नहीं दिया हुआ है। ठीक है, पहले इलाहाबाद, मान लीजिए यहाँ पे इलाहाबाद पहले है, दोनों में है, फिर जो है आजमगढ़ है, तो आजमगढ़ इसमें सही है, तो ये तो सही हो जाएगा। फिर जौनपुर दे दिया है यहाँ पे, देख लीजिए, और फिर कानपुर दिया गया है। ठीक है, कानपुर इससे अधिक है, तो यहाँ पे जो है, और यहाँ पे देख लीजिए दूसरे नंबर पे कानपुर दे दिया है। तो ये लगभग इसमें कोई ऑप्शन आपका सही नहीं हो रहा है। ठीक है, आप लोग याद रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में जो 4 जिले सर्वाधिक हैं उनमें से जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद, फिर आजमगढ़, फिर कानपुर, फिर जो है जौनपुर आपका आएगा। ठीक है, सबसे कम जौनपुर में है, फिर उससे जो है कानपुर, फिर आजमगढ़, फिर इलाहाबाद। इसको आप लोग 2011 की जनगणना में इससे संबंधित डाटा को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ से देख लीजिए, लगातार 2 प्रश्न बनाया था। 12 नंबर प्रश्न था, 97वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता था? तो 57वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है श्रेष्ठ अभिनेता था अमिताभ बच्चन को दिया गया था। ठीक है, और ये 2008 के प्रश्न में पूछा गया था, तो करीब मान के चलिए आप लोग 2006-07 का आंकड़ा रहा होगा। और इस समय वर्तमान में अगर देखा जाए 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है आयुष्मान खुराना को, ठीक है, फिल्म बधाई हो एवं विकी कौशल की जो फिल्म थी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक को जो है संयुक्त रूप में दिया गया है। ठीक है, तो 66वां इस समय 66वें जो आया है उसमें उसका डाटा देख लीजिएगा आप लोग। फिल्म बधाई हो और द सर्जिकल स्ट्राइक जो है आयुष्मान खुराना और विकी कौशल को जो है संयुक्त रूप से जो है दिया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, सिमुक किस वंश का संस्थापक था? तो सिमुक जो है वो सातवाहन वंश का संस्थापक था, जबकि चोल वंश का संस्थापक जो है विजयालय एवं चेर वंश का संस्थापक जो है उदयमजेराल। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लीजिएगा आप लोग, सातवाहन था सिमुक, और अगर चोल वंश का पूछेगा तो विजयालय, और चेर वंश का उदयमजेराल था। ठीक है, तो ये तीनों याद रखिएगा आप लोग। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, तो सूची दिया था, एक पर्यटक आकर्षण था, एक स्थान था, इसको आपको सम्मिलित करना है। तो कबीर की समाधि कहाँ पे है? ये मगहर बस्ती में है। ठीक है, मगहर बस्ती में है। और सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? तो ये जो है फतेहपुर सिकरी में है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, और गोविंद देव मंदिर कहाँ पे है? तो ये गोविंद देव मंदिर जो है कहाँ पे है? वृंदावन में है। ठीक है, और बौद्ध स्तूप कुशीनगर में। ये आसान था थोड़ा सा, आप लोग बी वाला कोड सही हो रहा है। ठीक है, 1 का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर भी 2 सूची दिया था, एक वर्ष था, एक युद्ध था। तो किस वर्ष कौन सा युद्ध हुआ था, इसको आपको मिलान करना था। तो 1556 में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में, और पहला 1526 में ना, पहला 1526 में। और 1576 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी 1576 में। ठीक है, और 1817-19 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो मराठा का तृतीय युद्ध हुआ था 1817 और से लेकर के 19 तक। ठीक है, और 1799 में चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ए में 4 और बी में 3, तो बी ही सही हो जाएगा। ए में 4, बी में 3, 2 में, सी में 2, डी में 1, तो बी ऑप्शन सही होगा।
16 नंबर क्वेश्चन पूछा था, दिल्ली का को अद्वितीय विशिष्टता प्राप्त है राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण, तो बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय आयामों के होने के कारण, तो ये भी सही है। राज्य का दर्जा होने के कारण, तो ये गलत है। ये राज्य का दर्जा कहाँ इसको मिला अभी, ठीक है, ये तो संघ शासित प्रदेश में आता है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए एक स्थान होने के कारण, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए एक स्थान होने के कारण ये गलत है, ठीक है। राज्य का दर्जा होने के कारण ये सही है, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग ये, ठीक है। तो ये भी सही है, 1 2 3 सही है आपका। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3, ठीक है। राज्य का दर्जा होने के कारण भी इसमें अद्वितीय विशिष्टता इसको प्राप्त है। 17 नंबर कथन कारण से पूछा गया था फिर से, वहाँ देश का सबसे धनी मंदिर होने के कारण तिरुपति सदा चर्चा में रहता है, तो ये तो सही है। तथा तिरुपति में प्रत्येक वर्ष भक्तगण बड़ी संख्या में आते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। तो लेकिन जो है इसका ये व्याख्या नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है इसका, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन था, 1990 के दशक में लागू आर्थिक नीति के परिणाम हुए थे, तो कौन कौन से परिणाम इसमें हुए थे। तो बढ़ा हुआ विदेशी सीधा निवेश, तो ये भी सही था। उन्नत आर्थिक वृद्धि हुई थी, सही है। गैर बराबर विकास हुआ था, सही है। सामाजिक जीवन में एक परिवर्तन आया था, तो ये भी सही है, ठीक है। तो सभी विकल्प इसमें से चारों सही हो जाएंगे आपका, ठीक है। 1990 के दशक में लागू आर्थिक नीति के परिणाम में, ठीक है। वर्ष 1990 में आर्थिक नीति लागू हुई थी, ठीक है। इसके माध्यम से निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण के मॉडल को अपनाया गया था, ठीक है। और अपनाने के बाद जो है इसमें सारे ये जितने भी चारों पॉइंट आए हैं सभी जो है उसमें लागू हो गए थे। 19 नंबर पूछा था स्फीतिकारी दबाव, और इसमें सही उत्तर चुनना है कि इससे संबंधित कौन सा दबाव स्फीति दबाव से संबंधित है। तो सरकारी हलकों में चिंता का कारण बनते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। लोगों में असंतोष पैदा होता है, ये भी सही है, ठीक है। मीडिया द्वारा प्रयोग करने के लिए जो है गर्म सामग्री उपलब्ध कराते हैं, तो सही है। राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक मुद्दा बन जाते हैं, ठीक है, सही है। तो ये चारों सही हैं आपके ऑप्शन। 20वां क्वेश्चन, 2 सूची दिया गया था, एक तरफ नृत्य था और माने हुए कलाकार उस नृत्य से संबंधित कलाकार का सही मिलान करना था। तो कथकली जो है, कथकली के लिए कौन जाने जाते थे, तो कृष्णन नायर जाने जाते थे, ठीक है, कृष्णन नायर जाने जाते थे। तो 1 का 5 आपका सही हुआ था। और कुचिपुड़ी के लिए कौन जाना जाता था, तो कुचिपुड़ी के लिए राजा एवं राधा रेड्डी जानी जाती थी, ठीक है, तो 4 सही हुआ था। भरतनाट्यम के लिए यामिनी कृष्णामूर्ति जानी जाती थी, ठीक है, और कथक के लिए उमा शर्मा जानी जाती थी, ठीक है। तो जिसमें 3 नहीं होगा वही आपका सही हो जाएगा कोट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, ये तो ये तीनों आपका गलत हो गया। बचा कौन, सी ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। सूची और उधर निर्माता, नारा इधर था और इधर निर्माता था। 21वें में भी वैसे ही प्रश्न पूछा गया था। तो कौन सा नारा किसने दिया, तो दिल्ली चलो कौन दिया था, तो दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आराम हराम है, तो इसने किसने कहा था, तो आराम हराम है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। करो या मरो, तो महात्मा गांधी ने कहा था। हमारा स्वराज जन्मसिद्ध अधिकार है, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ठीक है। तो इसमें से कौन सा कूट सही हो जाएगा, तो कूट नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 4 1 2, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न किया था, निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था, अतिवादी नहीं था पूछा रहा है, ठीक है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे वो अतिवादी नहीं थे, ठीक है, बल्कि ये उदारवादी थे, ठीक है, ये उदारवादी थे। और लाला लाजपत राय जो थे और बिपिन चंद्र पाल जो थे और गंगाधर तिलक जो थे, ये अतिवादी के श्रेणी में आते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, अतिवादी के श्रेणी में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है एक उदारवादी नेता माने जाते थे।
23 नंबर प्रश्न आपसे किया था, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तो बिल्कुल सही है। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तो ये भी सही है। ठीक है, एक चीज़ जान लीजिए, संसद राष्ट्रपति चुनाव में जो मनोनीत किए जाते हैं, जो सांसद या विधानसभाओं में जो लोग मनोनीत किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी संघीय क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तो ये भी सही है। राज्यों के विधान परिषद के सदस्य उसमें नहीं होते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2, 3 आपका सही है। 24 नंबर प्रश्न किया था, भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो अर्धसंघात्मक कहा जाता है भारतीय राजनीतिक प्रणाली को। ठीक है, जैसा केसी ह्यूयर ने लिखा था अपने किताब में कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। ठीक है, कौन कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? तो केसी ह्यूयर, इसको याद रखिएगा। 25वां नंबर आपसे रीजनिंग से कहा था, यहाँ पे 1, 3, 7 खाली जगह 31 फिर खाली जगह में छूटे, ये सीरीज से क्वेश्चन पूछा था। तो इस श्रृंखला को आपको बनाना था। तो 1 और 3 को हम देखेंगे तो क्या कर देंगे, 1 में अगर 2 का गुणा कर दें, धन 1 जोड़ दें, धन 1 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह 7 कैसे होगा, तो 3 में हम 2 का गुणा कर दें, गुणा 2 1 कर देंगे तो 7 आ जाएगा, गुणे धन 1 कर देंगे तो 7 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 1 7 आ जाएगा। फिर इसी तरह से श्रृंखला, यहाँ में 7 में हमें 2 का गुणा करना होगा। ठीक है, धन 1 जोड़ना होगा तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 7 दूनी 14, 1 15 आ जाएगा। तो पहले में यहाँ पे आपका 15 हो जाएगा। देख लीजिए 15 2 में है, तो अगला भी देखना हमको पड़ेगा। तो 15 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे, 15 दूनी 30, धन 1 31 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे 31 आ गया है। फिर 31 में हम जो है गुणे 2 कर दें, अगर धन 1 जोड़ दें तो 31 दूना कितना होता है आपका, 2 1 कम 2, 2 3 6, 62 1 63, 30 दूना 60, रुक जाइए 1 ठीक है, 62 1 63 हो जाएगा। 62 और धन 1 कर देंगे 63 हो जाएगा। तो पहला आया था 15, दूसरा आ गया हमारा 63। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न आपसे गणित से किया था, गणित तथा अंग्रेजी, यहाँ पे कर लीजिए मैथ तथा इंग्लिश की परीक्षा में 130 परीक्षार्थी हैं। इन दोनों परीक्षा में कुल कितने हैं, 130 परीक्षार्थी हैं। यदि दोनों विषयों में 70% पास हुए, ठीक है, इन दोनों विषयों में पास कितना हो रहे हैं, 70% पास हुए, तो दोनों विषय, ठीक है, तो दोनों विषयों में फेल कितने होंगे, तो 70 100 कर देंगे मान लीजिए, ठीक है, या 100 - 70 कर देंगे तो फेल कितना आ रहा हमारा, तो 30% लोग फेल हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे विद्यार्थियों की, ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है तो परीक्षार्थियों की संख्या जो कम से कम एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए हों उनकी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जो कम से कम एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए, तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 130। ठीक है, और अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं दोनों विषय में, तो 30% लोग अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो जब हम 130 का 30% कर देंगे बटे 100 कर देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, इस 0 से इस कट गया, 13 तिया 39, तो 39 जो हो जाएगा आपका, 39 लोग जो है एक विषय में, कम से कम एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है। दोनों मैथ और इंग्लिश में 130 परीक्षार्थी भाग लिए, इसमें से जो है 70% पास हुए, तो हमारे 30% जो है फेल हो जाएंगे। ठीक है, और कम से कम एक विषय में, या मैथ में या इंग्लिश में कम से कम कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो एक विषय में फेल हुए हैं, तो टोटल 130 थे और हमारा फेल कुल हुए थे 30%। तो 130 का जब 30% निकालेंगे तो एक विषय में फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या आपकी प्राप्त हो जाएगी। तो 39 आएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 27 नंबर पूछा था, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा था। तो हार्मोन,
तो ये मूड से संबंधित होता है, तो सही है। एंजाइम उपापचय से संबंधित होता है, सही है। एंटीऑक्सीडेंट पाचन से, तो ये नहीं सही है आपका, ठीक है। एक्सीडेंट का पाचन में प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। ये शरीर में पाचक व अन्य क्रियाओं में ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो है उत्पन्न मुक्त मूलक के प्रभाव को नष्ट करने में सहायक होते हैं, ठीक है। तो ये जो है मुक्त मूलक को नष्ट करने में सहायक होते हैं, तो ये गलत है। और ऊर्जा जो है वसा से संबंधित है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर क्वेश्चन किया था, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से मुख्यतः किसके कारण से हो जा सकती है आयोडीन की कमी? तो गाइटर जो है घेघा रोग होता है, ठीक है। मानव शरीर में जो है आयोडीन कमी से जो है गाइटर या जिसे घेघा रोग कहते हैं, गले के पास जो है थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न किया था, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका प्रभाव होता है, तो उसका प्रभाव होता है आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात जो है सस्ते हो जाते हैं, ठीक है। मुद्रा अवमूल्यन जो है किसी देश की अपनी मुद्रा के मूल्य को कम करना या डॉलर के मूल्य से मुद्रा जो है अवमूल्यन कहलाता है, ठीक है। इससे जो है आयात महंगे और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है इडुक्की, जो इडुक्की कहाँ पे स्थित है? तो इडुक्की जो है ये केरल में उपस्थित है, ठीक है। इलायची का उत्पादन बड़े पैमाने पर जो है इडुक्की में होता है, ठीक है। इडुक्की केरल का एक जिला है। यहाँ पश्चिमी घाट के वर्षा आधारित क्षेत्र होने के कारण जो है इलायची प्रमुख उत्पादन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो आपके 2008 की परीक्षा में पूछे गए थे। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से आप लोग तैयारी करते रहिएगा, इसको एक आधार मान करके अपना जो है सामान्य अध्ययन के सारे पार्ट को आप लोग पढ़ते रहिएगा। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, जो वहाँ पर आपको 3-4 वीडियो और मिल जाएंगी। और पहले वीडियो में हमने सिलेबस को रख दिया है, वहाँ सिलेबस जा करके आप लोग तैयारी में लग जाइएगा, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।